नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी क्लास 12th के चैप्टर सदिश, जो कि हमारा 13वां चैप्टर है। अब हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 10वें प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज है 13.1। 10वें प्रश्न में हमें बोला गया कि हमें दो सदिश दे रखे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर दे रखा है यहाँ से 2i कैप माइनस का 3j कैप, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, और दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अच्छा, प्रश्न क्रमांक 10 में हमें बोला गया है, देखिए ए वेक्टर बराबर ये है 5i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 2k कैप। हमें बोला जाता है इस वेक्टर के अनुदिश 8 परिमाण, ठीक है, का सदिश जो है वो ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिएगा जब कोई हमें सदिश दे रखा होता है और हमें उसकी दिशा में, अनुदिश का मतलब होता है उसकी दिशा में कितने परिमाण का, 8 परिमाण का हमें सदिश ज्ञात करना। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना होता है। ठीक है, ए वेक्टर की दिशा, ए वेक्टर की जो दिशा होगी वो हमारे पास ए कैप होगी। ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का परिमाण। ठीक है, ए वेक्टर हमें क्या दे रखा है, 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। अब जब इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 प्लस 1 26 और 26 और 4 जो होगा वो हमारे पास कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो ए कैप का जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट में 30। ठीक है, ये अपने पास किसका मान है, ये अपने पास है ए कैप का मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसकी दिशा में 8 परिमाण का हमें क्या निकालना है, सदिश निकालना है। तो हमारा आंसर होगा 8 इंटू ए कैप, तो 8 इंटू 5 कितना 40 आई कैप माइनस का 8 जे कैप प्लस का 16 के कैप और बट्टे में अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में हमें सरेखता का प्रतिबंध दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यदि दो सदिश एक दूसरे के सरेखे हो, तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, अगर इसे मैं ए वेक्टर लेता हूं और इसे मैं बी वेक्टर लेता हूं, तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर की सरेखता का प्रतिबंध, ठीक है, ये होता है कि बी वेक्टर को मैं लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर लिख सकता हूं। ठीक है, या फिर अगर हमें ए वेक्टर दे रखा है a1i कैप प्लस का a2j कैप प्लस का a3k कैप, है ना, और बी वेक्टर हमारे पास है b1i कैप प्लस का b2j कैप प्लस का b3k कैप। ठीक है, तो इनके i, j और k के जो अनुपात हैं वह सदैव क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि a1 अपॉन a2 बराबर, अब देखिए a1 तो आ गया आपके पास a वेक्टर का, b वेक्टर का आ जाएगा b1, तो a1 अपॉन b1 का मान
A2 अपॉन B2 बराबर A3 अपॉन B3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि A वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे के सरेखे हैं तो इनके I कैप, J कैप और K कैप के जो गुणज हैं उनका जो अनुपात है वह सदैव क्या आता है, बराबर आता है। अब हमारे प्रश्न में क्या बोला गया है, हमारे प्रश्न में हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, A वेक्टर और B वेक्टर। अब इन A वेक्टर और B वेक्टर के जो मान हैं वो है 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, और ये दे रखा है माइनस का 2i कैप, माइनस का 2 नहीं माइनस का 4 दे रखा है, चलिए 4 ले लेते हैं, माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप और माइनस का 8k कैप। ठीक है, अब यदि हम क्या करते हैं, इनके i, j और k के अनुपात, गुणांकों के अनुपात i, j एवं k कैप के गुणांकों का अनुपात लेने पर तो हमें क्या मिलेगा, यहां से 2 बट्टा माइनस का 4, यह हमें देगा माइनस का 1 बट्टा 2। इधर से माइनस 3 बट्टा 6, यह भी देगा हमें माइनस का 1 बट्टा 2, और 4 बट्टा माइनस का 8, यह भी हमें देगा माइनस का 1 बट्टा 2। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में माइनस का 1 बट्टा 2, माइनस का 1 बट्टा 2 और माइनस का 1 बट्टा 2 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यह तीनों के तीनों जो अनुपात हैं आपस में बराबर है। तो माइनस का 1 बट्टा 2 बराबर माइनस का 1 बट्टा 2 बराबर माइनस का 1 बट्टा 2। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः ए वेक्टर एवं बी वेक्टर जो है वह क्या है, सरेखीय। ठीक है, सरेखीय है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12वां। 12वां प्रश्न जो है वो क्या है, विभाजन सूत्र पर आधारित है। विभाजन सूत्र हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः एवं बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में बिंदु दे रखे हमें P एवं Q। ठीक है, तो केस नंबर 1 हम लेते हैं, केस 1। ठीक है, ये अपने पास जो है प्रश्न क्रमांक कौन सा है, ये है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 12वां। ठीक है, केस नंबर 1 में हम लेते हैं अंतः विभाजन। देखिएगा, अंतः विभाजन के केस में हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है हमारा, इसको मिला लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बिंदु है हमारा P, ये Q है और ये अंतः विभाजित करता है R। ठीक है, और P एवं Q को 2:1 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, Q बिंदु के निर्देशांक भी हमें दे रखे हैं। P बिंदु है हमारे पास I कैप प्लस 2j कैप माइनस का K कैप। ठीक है, तो ये अपने पास है क्या, I कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का K कैप। ठीक है, Q बिंदु हमें दे रखा है माइनस का I कैप प्लस का J कैप और प्लस का K कैप। ठीक है, R बिंदु हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो ये अपना मूल बिंदु ओरिजिन, तो अंतः विभाजन सूत्र से हमारे पास क्या आएगा, OR वेक्टर का जो मान आएगा वो क्या आएगा, OP वेक्टर इंटू 1 प्लस का OQ वेक्टर इंटू कितना आएगा 2 और बट्टे में 2 प्लस का 1। ठीक है जी, OP की गुणा 1 से करेंगे और OQ की गुणा 2 से करेंगे। तो OP वेक्टर कितना अपने पास I कैप प्लस का 2j कैप माइनस का K कैप। अब इसकी 1 से गुणा करोगे तो वही रहेगा, इसकी 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप। ठीक है, बट्टे में 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए माइनस का 2i कैप में i कैप ऐड होगा तो ओनली i कैप,
दो जे कैप में दो जे कैप होगा तो 4 जे कैप, 2 की कैप माइनस का की कैप तो ओनली की कैप, बट्टे में कितना आएगा 3 आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा अंतिम उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, आर बिंदु हमें ज्ञात हो गया, या आर बिंदु का स्थिति सदिश हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन देखिएगा, इस बार अगर कुछ इस तरीके से ये हमारे पास O बिंदु है, ये P बिंदु ले लेते हैं, ये Q बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, ये अनुपात 2 का है। ठीक है, और ये अनुपात किसका है 1 का है, और ये अपने पास बिंदु क्या है R है। ठीक है जी, इस बार विभाजन कौन सा है बाह्य है, मतलब R जो है वो P और Q के बीच में ना होकर के कहीं बाहर होगा, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जो OR आएगा, ठीक है देखिएगा OR जो आएगा वो क्या आएगा, OR वेक्टर बराबर, ठीक है यहां से देखिएगा P और अपने पास क्या है देखो OP है और OQ है, तो जब हम OQ लेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 टाइम्स क्या आएगा OQ आएगा। ठीक है, माइनस का 1 टाइम्स OP वेक्टर है ना। जो विभाजन होता है, जो अनुपात होता है, 2 P को जोड़ रहा है तो गुणा किससे होगा Q वाले से, 1 Q को जोड़ रहा है तो गुणा किससे होगा P वाले से होगा, डिवाइड बाय कितना 2 माइनस का 1, तो OR वेक्टर हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2 इंटू OQ है ना। तो Q कितना है भाई वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, Q है हमारे पास कितना माइनस का I कैप प्लस का J कैप और प्लस का K कैप। ठीक है, और ये कितना है P I कैप प्लस का 2 J कैप और माइनस का K कैप। ठीक है जी, तो अब दुगना करेंगे OQ, मतलब ये अपने को मिलेगा माइनस का 2 I कैप प्लस का 2 J कैप प्लस का 2 K कैप है ना, इसमें से माइनस होगा एज इट इज I कैप माइनस का 2 J कैप और प्लस का K कैप डिवाइड बाय 2 में से 1 जाएगा 1 मिलेगा, माइनस 2 और माइनस का 1 तो ये मिलेगा माइनस का 3 I कैप 2 J कैप माइनस का 2 J कैप तो ये मिल जाएगा 0 J कैप 2 K कैप प्लस K कैप तो ये मिल जाएगा 3 K कैप। तो ये अपने पास OR वेक्टर आ जाएगा जब हमारा विभाजन क्या होगा बाह्य होगा। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13। ठीक है, तो 13वें प्रश्न में हमें बोला गया है 2 बिंदु मान लीजिए P बिंदु और Q बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, P बिंदु एवं Q बिंदु, ये बिंदु क्या दे रखे हैं हमें 2 3 4, 2 3 और 4। ठीक है, इधर क्या दे रखे हैं 4 1 माइनस 2, 4 1 और माइनस 2। हमें क्या ज्ञात करना है PQ का मध्य बिंदु ज्ञात करना। चलिए तो सबसे पहले इसे बना देते हैं। ये अपने पास मूल बिंदु है, ये P बिंदु ले लेते हैं 2 3 और 4, ये Q बिंदु ले लेते हैं 4 1 और माइनस 2, ये R बिंदु है, दोनों का मध्य बिंदु है, मतलब अनुपात 1 होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या मध्य बिंदु सूत्र से क्या चीज OR वेक्टर जो होगा, ठीक है वो क्या होगा OP वेक्टर प्लस का OQ वेक्टर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब OP वेक्टर कितना है 2 I कैप प्लस का 3 J कैप प्लस का 4 K कैप। ठीक है, इसमें ऐड होगा OQ वेक्टर, यह आएगा 4 I कैप माइनस का J कैप और माइनस का 2 K कैप। ठीक है, डिवाइड बाय कितना 2। अब यहाँ से स्क्वायर करते हैं, 2 और 4 कितना आ जाएगा 6 I कैप। ठीक है, 3 और माइनस का 1 तो प्लस का
2 जे कैप और 4 के कैप माइनस का 2 के कैप तो प्लस का 2 के कैप और डिवाइड बाय कितना है 2 है। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 3 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। अब अगर इस बिंदु के निर्देशांक पूछे तो हमारा आंसर आएगा 3,1,1। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों जो भाग है वो आपस में क्या है, बराबर। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। दर्शाइए कि ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए बी और सी हैं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा इसमें आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ना, हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके निर्देशांक है ए बी और सी शीर्ष के रूप में। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ठीक है, अगर केस नंबर 1 यदि ए वेक्टर का परिमाण बराबर आ जाता है बी वेक्टर के परिमाण के और बराबर आ जाता है सी वेक्टर के परिमाण के, तो आप सभी को पता होगा यह किस त्रिभुज को निरूपित करेगा, यह करेगा समबाहु त्रिभुज को। ठीक है जी, दूसरा अगर कोई दो परिमाण बराबर ए बराबर बी आ जाता है, ठीक है, तो यह किसको करेगा, समद्विबाहु को। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि कोई भी परिमाण आपस में बराबर नहीं आता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु का मतलब होता है कि यहां पर एक भी भुजा समान नहीं है। और अगर किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए, कहने का मतलब है कि सी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर बराबर आ रहा है ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, तो हमें पता है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो यह पाइथागोरस प्रमेय के नियम की पालना कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह हो ना हो एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी त्रिभुज, आपके प्रश्न में केवल चौथा वाला केस दिया है, इसमें एक पांचवा केस और भी बनता है। मान लीजिए ये दोनों परिमाण आपस में बराबर आ जाए और साथ ही साथ बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होने के साथ साथ में समद्विबाहु त्रिभुज भी है। बात समझ में आ रही? इसे हम क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलेंगे और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही गुणधर्मों की यह दिया गया त्रिभुज अनुपालना कर रहा। लेकिन हमें तो इस प्रश्न में यह बताना है कि दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो हम केवल और केवल मात्र ये चौथा वाला केस लेकर के चलेंगे जिसमें सबसे बड़ी भुजा, जिसे हम कर्ण बोलते हैं या फिर हाइपोटेनस बोलते हैं, उसका वर्ग परपेंडिकुलर और बेस के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। चलिए भाई, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये तीन वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर हमें दे रखा है प्रश्न में क्या, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। ठीक है, बी वेक्टर 2 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप, और लास्ट वाला आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का कितना, माइनस का 5 के कैप। ठीक है, अब अगर हम a का परिमाण निकालने जाए, है ना, तो a का परिमाण आप देख सकते हो कितना प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32 हो जाएगा, और 32 में अगर हम 9 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहां से अंडर रूट में हमें मिल जाएगा, अंडर रूट में कितना 41 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से b का परिमाण ये कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये अपने को मिलेगा 4 1 5 1 6, रूट 6 के बराबर। ठीक है, अब अगर हम c के परिमाण की बात करें, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा,
1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो हमें मिलेगा 25 और 10 कितना 35, तो अंडर रूट में 35 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि इनमें दो छोटी भुजाएं कौन सी हैं, ये दोनों छोटी भुजाएं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि b के परिमाण का स्क्वायर प्लस c के परिमाण का स्क्वायर निकालते हैं। तो ये एक तो मिलेगा अपने को क्या 6 प्लस एक मिलेगा अपने को क्या 35, तो 6 प्लस 35 कितना 41, और यह किसके बराबर है, यह बराबर है a के परिमाण के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि a का परिमाण क्या है अंडर रूट में 41 और हमें कितना मिला है 41। तो हम बोल सकते हैं अतः a b एवं c क्या है, एक समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं को निरूपित करता है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है जी, मामला आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए, इसी प्रश्न के साथ हमारी एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे दो सदिशों का गुणनफल। ठीक है, अब देखिएगा दो सदिशों का गुणनफल। ठीक है, अब ये दो सदिशों का जो गुणनफल है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है इनके बीच में अदिश गुणन। ठीक है, अदिश गुणन जिसे हम बिंदु गुणन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा जो गुणन होता है वो होता है सदिश गुणन। ठीक है, या इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस गुणन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अदिश गुणन और सदिश गुणन दो सदिशों में दो गुणन के प्रकार हैं। एक एक करके दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश गुणन की, अदिश गुणन। ठीक है, देखिएगा अदिश गुणन क्या होता है। मान लीजिए हम यहां पर दो सदिश ले लेते हैं, ये अपने पास a वेक्टर है और दूसरा यहां पे हमारे पास b वेक्टर है। इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। ये अपने पास a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। ठीक है, अब देखिएगा यदि दो सदिश जिनके मध्य का कोण थीटा है तो इनका अदिश गुणनफल जो होता है वो a डॉट b होता है। a डॉट b को हम लिख सकते हैं a का परिमाण, b का परिमाण और इन दोनों के बीच के कोण थीटा की क्या कोज्या, मतलब कॉस थीटा। तो a डॉट b जो होता है वह a का परिमाण इंटू b का परिमाण इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है जी, अब देखिएगा इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। पहली चीज, यह एक अदिश राशि प्रदान करता है, अदिश राशि प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना अदिश गुणन में गुणा होने वाली राशियां सदिश होती है, लेकिन जब परिणाम हमें प्राप्त होता है तो यह सदिश ना होकर के क्या प्राप्त होता है, अदिश परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है जी, अब देखिएगा यदि a डॉट b का मान 0 के बराबर है, ठीक है, तो तीन स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो कि a डॉट b को 0 कर सकती है। पहली, या तो a का परिमाण 0 हो या b का परिमाण 0 हो या इन दोनों के बीच में थीटा जो है वो π/2 हो, मतलब कितना हो 90 डिग्री हो, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। देखिएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि। अब ये तीनों राशियां में से कोई एक राशि भी इस डॉट प्रोडक्ट को 0 बनाने में सक्षम है। यदि a का परिमाण 0 हो जाए पूरा 0 हो जाएगा,
बी का परिमाण शून्य हो, पूरा शून्य हो जाए, और थीटा cos 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो cos 90 0 देगा तो भी पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा नेक्स्ट, a डॉट बी का मान b डॉट a के बराबर होता है। ठीक, कहने का मतलब यह क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, क्रम विनिमयता, ठीक है, का पालन करता है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका बंटन नियम क्या है, बंटन नियम, यदि a का हम डॉट कर रहे हैं b प्लस सी से, तो क्या होगा, a का डॉट b से भी हो जाएगा और a का डॉट c से भी हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? तो यह बंटन नियम का भी क्या करता है, पालना करता है। ठीक है जी, यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट में, चूंकि a डॉट b का मान a का परिमाण इंटू b का परिमाण इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, यदि हमें इन दोनों के बीच का कोण थीटा ज्ञात करना हो तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a डॉट b डिवाइड बाय a का परिमाण इंटू b का परिमाण हो जाएगा। कॉस थीटा को एक तरफ रखेंगे, बाकी सामग्री को दूसरी तरफ भेजेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिएगा, यदि इन्हें घटकों के रूप में लिखा जाए, यदि a वेक्टर बराबर क्या है, a1 i कैप प्लस का b1 j कैप प्लस का c1 k कैप है, और b वेक्टर जो है वो हमारे पास है a2 i कैप प्लस का b2 j कैप प्लस का c2 k कैप। ठीक है, तो जब हम cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, cos थीटा हमें प्राप्त होगा किसके बराबर, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, इसका डॉट होगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप्स। ठीक है, डिवाइड बाय a का परिमाण कितना, a का परिमाण आएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, b का परिमाण कितना आएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, अब जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपको पता होना चाहिए कि i का i से डॉट करते हैं तो 1 आता है, j का j से डॉट करेंगे तो भी 1 आएगा, और k का k से डॉट करते हैं तो भी कितना आता है, 1 आता है। लेकिन यदि आप i का डॉट j से करोगे तो 0 आएगा, j का डॉट k से करोगे तो भी 0 आएगा, और i का डॉट अगर k से करोगे तो भी 0 आएगा। मतलब सेम अगर राशियां होंगी तो 1 आएगा, और अगर अलग अलग होगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए होता है कि जब जब हम, है ना, ऐसा मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, ऐसा इसलिए कि i डॉट i है ना, तो i कैप का परिमाण इंटू आई कैप का परिमाण इंटू इन दोनों के बीच का कोण जो कि होता है 0 डिग्री, आई कैप और आई कैप के बीच का कोण 0 डिग्री। आई कैप का परिमाण 1 इकाई, एकांक सदिश है, ये भी 1 इकाई, और cos 0 का मान 1 होता है, और तीनों की गुणा होकर के कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो जो सीधा सा बता दिया जाता है आई डॉट आई 1 होता है, उसके पीछे पूरी की पूरी गणना होती है, भाषण भाई। और आई डॉट जे,
आई डॉट जे जीरो क्यों होता है? क्योंकि इसमें आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण और आई और जे, एक एक्स अक्ष की दिशा है, एक वाई अक्ष की दिशा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। अब ये cos 90 जीरो होगा, गुणा में 1 और गुणा में 1, तो पूरा मान कितना बना देगा? 0 बना देगा। मैंने क्या बोला था कि यह भी 0 बनाने में सक्षम है, इसलिए आई डॉट जे का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो जब हम गणना करेंगे तो केवल यही ध्यान रखेंगे जो समान वाले हैं उसी को लिखना है। तो cos थीटा बराबर आएगा कितना? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, क्योंकि बाकी वाले तो 0 होने वाले। ये कितना देगा? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये देगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर के बराबर। तो ये cos थीटा जो है वह घटकों के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। क्लियर है भाई सभी को? मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज का, ठीक है, जिसमें ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप, ये हमें ज्ञात करना है। ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि किसका प्रक्षेप पूछा जा रहा है और किसकी दिशा में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना, क्या ए वेक्टर का हमें प्रक्षेप निकालना है, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश प्रक्षेप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रक्षेप होता क्या है ना। देखिए, ये प्रक्षेप ये चीज होती है। देखिए, इसे मैं ओ दे देता हूं, ये ए है और ये बी बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु को हम क्या देते हैं? सी दे देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये पूरा का पूरा वेक्टर हम बी वेक्टर मान लेते हैं और ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है। अब ध्यान देना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये क्या है? ये है ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश प्रक्षेप है। कहने का मतलब हमें OC ज्ञात करना है। OC जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं? ए वेक्टर का प्रक्षेप पे निकालना है, जिस पे निकालना होता है उसकी दिशा से उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ध्यान देना, प्रक्षेप पे ए वेक्टर का निकालना है, किस पर निकालना है? बी वेक्टर पे निकालना है, तो जिसका प्रक्षेप पे निकालना होता है उसका डॉट कर देते हैं जिस पर निकालना होता है उसकी दिशा से। बी वेक्टर की दिशा बी कैप, तो हम बोल सकते हैं कि ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप को हम क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डिवाइड बाय बी का परिमाण। तो हमें क्या मिलेगा? ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का परिमाण। इसे हम साधारणतः पी से भी निरूपित करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, और अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो P का मान किसके बराबर आएगा? A डॉट बी का मतलब क्या होगा? इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। A डॉट बी का मतलब होगा A का परिमाण, B का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और बट्टे में क्या है? B वेक्टर है। B वेक्टर से B वेक्टर कट गया, ये कितना आएगा? A कॉस थीटा। तो आपको फिजिक्स में बताया जाता था ये इसका क्षैतिज घटक है जिसका मान ए कॉस थीटा है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, इसका मान कितना आता है? इसका मान आता है ए साइन थीटा के बराबर। ठीक है, वो कहाँ से आता है? यहीं से आता है। बात समझ आई? जो फिजिक्स में आपको याद करवाया जाता है, रट्टा मरवाया जाता है, वो यहाँ से आता है। और इसको समकोण त्रिभुज से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज से निकालना है तो ये कर्ण भुजा हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लाल बट्टा कक्का से भी इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आज आपको याद क्या रखना था? प्रक्षेप पे ज्ञात करने का
तरीका जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित और भी प्रश्नों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।